नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा की हम शुरुआत करेंगे। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, लास्ट वीक में कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, जरूर जरूर शेयर करें ताकि उससे बाकी ग्रुप के लोगों का फायदा हो। आज मैं, अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं खुद से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आरबी गुप्ता हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा गुप्ता जी आप अपनी कोई शेयरिंग करें। गुप्ता जी। एक गाड़ी चला रहे होंगे अभी। नहीं नहीं, गाड़ी, जी हाँ। सर। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो सर। सर एक चलो मैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर। आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं। अच्छा, कोई चलिए शेयरिंग चलिए। बेहतर नहीं है हमारे ठीक पास। ठीक है, ठीक है। मैं ओके। राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते भाई, नमस्ते। एफपीआरटी हर शुक्रवार को हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कक्षा कर रही है। आज कुछ कम लोग जुड़े हैं, पर धीरे धीरे हम सब सूर्यवंशी हैं। धीरे धीरे उठ के आ जाएंगे सब, मुझे विश्वास है। और जहां तक बात शेयरिंग की है तो ब्रोकिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी हमने 4 दिन पहले एक प्राइवेट कंपनी में 5 लाख रुपए का प्रीमियम किया है, रेगुलर प्रीमियम किया है। प्रीमियम तो हमको 20 लाख रुपए का मिलने की बात हो गई थी फाइनल, पर इनकम टैक्स वाला जो इशू है वो बड़ा सामने आ गया। तो पार्टी बोली उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगी, और जो लिमिट इनकम टैक्स की है उतना पैसा आप लोग ले जाओ। तो गुड़गांव की पार्टी थी, और वो केस हमने क्लोज किया विद 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एंड जनरल इंश्योरेंस का काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अगस्त में हमको 1 साल पूरा होगा ब्रोकिंग कंपनी को, और लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रीमियम हमने 11 महीने में किया है। होपफुली हम जिस गति से चल रहे हैं, हमारी टीम भी बढ़ रही है। अब हमारी टीम 20-21 लोगों की हो चुकी है। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। और मैं ये भी आप लोगों को, जो एफपीआरटी के बिमटेक के सेमिनार में मैंने आपसे वादा किया था कि हम भी अगर नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे डॉक्टर कुलदीप बोलिया आज के स्पीकर यहाँ पर विराजमान है, इनकी भी अगली पीढ़ी, इनके बेटे इनके बिजनेस में आ गए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी प्रोफेसर मनोज पांडे जी से और प्रोफेसर हरिवंश चतुर्वेदी जी से कि एक सेशन ऐसा करें जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर्स के, इंश्योरेंस एजेंट्स के जो बालक हैं, जो उनके नौजवान हैं, वो आए और ये चर्चा की जाए कि नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे गढ़ सकते हैं, इस पर बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, आप जब कहोगे इसकी इसकी बातचीत लोगों से करेंगे। तो दोस्तों, भविष्य हमारा है। नरेंद्र मोदी साहब ने झंडे गाड़ दिए हैं अमेरिका में। अमेरिका में जो वार्म वेलकम भारत का हो रहा है, अगला युग भारत का है। और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें अभी बहुत कुछ होना है। तो बस इतनी सी बात, सुनील भाई आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अरे साहब, हम कौन होते हैं समय देने वाले? एफपीआरटी आपकी है सर। आप आते हैं, हमें अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया सर। अब मैं, जी जी जी। सुबोध पंडित हैं बॉम्बे से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कुछ शेयरिंग करें। सुबोध भाई। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप भी गाड़ी में हैं? सर नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप है, हम चला नहीं रहे हैं, स्टॉप है। अच्छा, ठीक है, ठीक जी जी। जी। राजेश जी का अच्छा बोल सुन रहे थे। सो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा एक अच्छा शेयरिंग है। अभी सीए से मैंने लास्ट वीक मुलाकात किया था। तो सर्विस से कैसे इंश्योरेंस मिलता है, इससे थोड़ा सा लाइव एग्जांपल है। उनका एक पॉलिसी था, वो लैप्स था। तो मैं उनको बोला कि सर इसके लिए आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, लेंगे। तो मैं बोला कि सर इसको ऑन कॉस्ट पे आपको कराना पड़ेगा। तो बोले कि कितना खर्च होगा? बोले 3 से 4 हजार रुपया होगा।
तो बोला और कोई रास्ता है? हम बोले हाँ, मेरे लिए एक रास्ता है, मैं बनाया हूँ, आपके लिए एक रास्ता है जिसमें आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो बोला वो कैसे होगा? अगर आप कोई नया ऐड करते हैं तो आपको वो पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, रिवाइवल भी हो जाएगा। बोला ठीक है, अच्छा आइडिया है, आइए मिलिए, कब करना है, कैसे करना है? बोले ठीक है, आता हूँ। फ्रेंड्स, उनको समझाने के बाद जीवन उमंग उनका 1,80,000 86,000 का लिया हाफ ईयरली। और इसके बाद बोले कि मैडम का भी नहीं है तो उनका भी साथ में कर लेते हैं, इससे भी मेडिकल होगा। तो बोला ठीक है, उनका भी कर लो। तो इस प्रकार से एक 3,67,000 का हुआ है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 3,000 बचाने के लिए आपने 3 लाख ले लिया उनसे रेगुलर। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब राव साहब हमारे साथ हैं हैदराबाद से। राव साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब भाई लोग। या मेरा का तो क्लोजिंग्स कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। आई थिंक जुलाई तक 2 बड़ा पॉलिसीज हो रहा है। 50 लाख का जीवन उमंग का मैं कैनवासिंग कर रहा हूँ, 2 पॉलिसीज सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब और किसी भाई की शेयरिंग है? नहीं है शेयरिंग। दोस्तों, अगर शेयरिंग नहीं है तो हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे। आज के स्पीकर बहुत डायनेमिक स्पीकर है हमारे बीच, डॉक्टर कुलदीप बोलिया। डॉक्टर कुलदीप बोलिया एजेंट, ऑल इंडिया एजेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं और आईआरडीए एजेंट रेगुलेशन कमेटी जो बनाई है आईआरडीए ने, उसके मेंबर हैं और लियाफी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 85 से इस लाइन में है और अभी पूरा परिवार इनका एलआईसी की एजेंसी में आ चुका है और ये पूरा परिवार बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहा है। और डॉक्टर कुलदीप बोलिया एजेंट फेडरेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये चीजें हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने सर से रिक्वेस्ट की थी, हमारे प्रधान राजेश चेतन जी ने, कि जो आप कर रहे हैं हमारी एजेंट कम्युनिटी को भी उसके बारे में बताएं। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे बीच हैं। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर कुलदीप बोलिया, आप का सादर आमंत्रित करते हैं, आप तो स्टेज संभालें और बताएं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं एजेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, वेलकम। दोस्तों एक बार नमस्कार। जोरदार स्वागत करें तालियों से और पूरा चैट बॉक्स भर दे। वेलकम सर, वेलकम। सर मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ, इसलिए तालियों की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, हम तो जरूर। वैसे ही मोटिवेटेड हैं। सुबह 9 बजे, तरह से- शाम को 6 बजे तक। जिस तरह हाँ। से मोदी जी पूरे विश्व में झंडा गाड़ रहे हैं और जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान की हो रही है और जो दिख रही है, उससे मोटिवेट होकर के हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और जो इंडिया को में अगर हम देखें तो जिस तरह से एफपीआरटी प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने का काम कर रही है, जो हमारे एजेंट्स को अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है, उसी तरीके से हमारे एजेंट्स के जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें एक्स्ट्रा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो फेडरेशन 1964 से काम कर रही है, लेकिन उस समय तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे अब बढ़ने लगी और हमारी जो एजेंट्स फेडरेशन है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग हमें रहता है। एजेंट्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हमारी रहती है, जो हमें अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे, उनको लेके हमने पिछले वित्तीय वर्ष में हमने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का इफेक्ट ये हुआ कि कॉरपोरेशन ने हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स थी बहुत सारी, उनको स्वीकार किया है और वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। जैसे एजेंट्स का कमीशन, जो आईआरडीए ने कमीशन स्ट्रक्चर दिया था, प्राइवेट कंपनियां वो सारा कमीशन स्ट्रक्चर पूरा कर रही थी, एलआईसी नहीं कर रही थी। एलआईसी ने अभी हमारी डिमांड्स को मानते हुए ये प्रॉमिस किया कि अब जितने भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे
उन प्रोडक्ट्स में हम IRDA की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम कमीशन देंगे। अभी पिछले समय में 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक प्रोडक्ट आज भी लॉन्च हो रहा है। इसमें IRDA की गाइडलाइन के अनुसार ही हमको फर्स्ट ईयर कमीशन और रिन्यूअल कमीशन दिया जा रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। मेडिक्लेम की जो हमने डिमांड की थी पूरी फैमिली के लिए प्लस टॉपअप के साथ हमारा सम एश्योर्ड बढ़ाने की, वो 1 सितंबर को जब अब नया मेडिक्लेम होगा उसमें भी वो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। पर्सनल एक्सीडेंट के लिए हमने जो हमारा एक्सीडेंट पॉलिसी है प्लस जो हमारी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एज लिमिट बढ़ाने की, तो उन्होंने कहा कि रिन्यूअल के समय ये संभव हो पाएगा और वो उसमें इसको बढ़ाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। क्लब रूल्स में भी उन्होंने काफ़ी कुछ इंसेंटिव बढ़ाने की बात उन्होंने आश्वासन में दी है, और अब जो क्लब रूल्स नए रिव्यू होने वाले हैं उसमें भी होगा। ये तो है LIC की तरफ से। हमारी फेडरेशन के उस आंदोलन का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि IRDA नया एजेंट कमीशन स्ट्रक्चर लेके आई थी, जिसको ड्राफ्ट निकल चुका था और गजट नोटिफिकेशन होना था। उससे पहले हमने अपने आंदोलन में 30 नवंबर को 30 नवंबर को IRDA का घेराव करने की हमने उनको नोटिस दिया था। उसके तहत ही उन्होंने हमें 30 सितंबर 2022 को IRDA ने हमारे 19 पदाधिकारियों को, जिसमें जनरल इंश्योरेंस के भी थे, ब्रोकर एसोसिएशन के भी थे और ऑल इंडिया लियाफी और जो दूसरे संगठन हैं उन सब के पदाधिकारियों को उन्होंने वहां बुलाया, बातचीत की, और बातचीत के बाद उन्होंने इमीडिएट ये निर्णय किया कि जो नया स्ट्रक्चर आया है जो वो लेके आ रहे हैं उस स्ट्रक्चर को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। बोले अब हम ये नहीं लाएंगे। उस स्ट्रक्चर में साथियों सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला था, रिन्यूअल तो बढ़ना था लेकिन सबसे बड़ा ये था कि फर्स्ट ईयर में वो 20% कमीशन देंगे हमें। उस 20% में कमीशन भी होगा, रिम्यूनरेशन भी होगा, इंसेंटिव होगा और रिवार्ड्स भी होंगे। रिवार्ड्स पहले 6% अलग हुआ करते। रिवार्ड्स का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हमारा टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है या क्लब रूल्स में पेमेंट देती है या गाड़ियों के लिए जो हमें लोन देती है इंटरेस्ट फ्री, उस सारे का एक नोशनल वैल्यू निकाल करके वो 6% से ज्यादा, फर्स्ट ईयर कमीशन के 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको इन्होंने 20% में ही कर दिया था। जो आज हमको 35% कमीशन मिलता है बोनस सहित, प्लस करीब 2.5% हमको रिवार्ड के रूप में मिलता है और आधा से 1% हमको कंपटीशन के रूप में पैसा मिलता है। वो सबको मिला करके उन्होंने इसको 20% में कर दिया था। तो पहला तो उन्होंने ये हमारी डिमांड को मान लिया कि अब आपको हम ये जो 20% की लिमिट है हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि अब जब भी कभी एजेंट से संबंधित कोई भी चेंज हमको लाना होगा तो पहले हम एजेंट फेडरेशन के लीडर्स को बुलाएंगे। जनरल इंश्योरेंस के लिए होगा तो जनरल इंश्योरेंस की जो नेशनल फेडरेशन है उसके पदाधिकारियों को बुलाएंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनकी सहमति लेंगे और उसके बाद ही लागू करेंगे। तो अभी हमारी 26 तारीख को फिर IRDA के साथ मीटिंग है। जो नए रेगुलेशन 1 अगस्त से लाने वाले हैं उन पे फाइनल हमारे साथ डायलॉग करने के लिए उन्होंने 26 जून को फिर एक मीटिंग बुलाई है IRDA ने अपने ऑफिस में, उसमें हमारे प्रतिनिधि वहां जाएंगे। तीसरा, हमारी डिमांड ये थी कि अभी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको अपर कमीशन देने में दिक्कत ये आती है कि IRDA ने मार्केटिंग के लिए जो एक्सपेंसेस रेशियो बना रखा है वो 70% बना रखा है और LIC ऑलरेडी 70% मार्केटिंग एक्सपेंसेस के रूप में कर रही है। वो हमारा इंटरनल मैटर है जिस पे हम LIC से बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं कि 70% वो हमको नहीं देके अपने ही स्टाफ के लोगों में बांट रही है। जो हमारा मार्केटिंग टीम होती है, ABM, BM, SBM, SDM, इन सब में वो हमारे इस इंसेंटिव की जो लिमिट है उसको बांटती है और उसको उस खर्चे में जोड़ती है, इसलिए वो लिमिट थी। तो हमारी IRDA से डिमांड थी कि साहब आप इसको चेंज कीजिए। तो IRDA ने इमीडिएट इस पे भी एक्शन लिया और नया रेगुलेशन में उन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया कि अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होगा फर्स्ट ईयर में
उनको 70 से बढ़ा के 80% कर दिया। टर्म इंश्योरेंस का जो प्लान है उनके लिए 100% कर दिया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 100% कर दिया। रिन्यूअल कमीशन हमारे लिए जो 10% की सीमा थी उसको 15% कर दिया, ताकि हमारा कमीशन रेशो बढ़ाया जा सके। ये सफलता मिली एजेंट फेडरेशन को अपने आंदोलन के तहत और एजेंटों की एकता से। दूसरा साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत कुछ बदलाव इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही लर्नेड लोग हैं, बहुत अवेयर लोग हैं। आप सब लोग IRDA की साइट पे देख ही रहे होंगे जो नए चेंजेस आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा चेंज जो एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त को लागू होने का, 3 चेंजेस IRDA ला रही है। एक तो वो ला रहे हैं बीमा सुगम, दूसरा वो ला रहे हैं बीमा वाहक, और तीसरा ला रहे हैं बीमा विस्तार। दोस्तों, बीमा वाहक जो है वो एक नया एजेंसी सिस्टम है। इस एजेंसी सिस्टम में बीमा वाहक, इंडिविजुअल बीमा वाहक भी होगा और कॉर्पोरेट बीमा वाहक भी होगा। बीमा वाहक का मतलब है एजेंट। रूरल बेल्ट में छोटी जगहों पे छोटे छोटे एजेंट, क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, रूरल क्षेत्र में हम लोगों का पेनिट्रेशन बहुत कम है। उस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए IRDA ने यह बीमा वाहक सिस्टम लाई है। इसमें 10वीं पास का कोई भी व्यक्ति जो गांव में 1000 की आबादी तक के जितने भी गांव हैं, पंचायतें हैं, वहां पे आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी की जिस तरीके की सिस्टम है, उसी तरीके का एक एजेंट वो बनाएंगे। वो एजेंट कंपनी का भी हो सकता है, और जैसे राजेश चेतन भाई ब्रोकर्स एसोसिएशन वो चलाते हैं, ब्रोकर कंपनी, वे लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं और उनके थ्रू काम कर सकते हैं। उनके लिए अलग से प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट वो बेचेंगे, छोटे सम एश्योर्ड के प्रोडक्ट होंगे। लेकिन इससे होगा ये कि गांव में छोटी छोटी जगहों पे इंश्योरेंस का नाम जाएगा, इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। उससे जैसे ही उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो फिर बड़ा इंश्योरेंस भी लेने की स्थिति में आएगा। माइक्रो इंश्योरेंस की तरह ही है, लेकिन माइक्रो इंश्योरेंस सिस्टम चूंकि फेल हुआ, इसलिए इन्होंने इस रूप में लाने की बात की है। दूसरा है बीमा सुगम। दोस्तों, बहुत मीडिया ने इस बीमा सुगम को इतना ज्यादा हाईलाइट किया और इस पे इतनी ज्यादा गलतफहमियां पैदा कर दी कि बीमा सुगम से एजेंट पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, कोई भी पॉलिसी होल्डर अपना एजेंट बदल सकेगा, बीमा किसी से कराए बाद में होगा, जबकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह UPI पे फोन है, पेटीएम है, जीपे है, इसमें आदमी कहीं से भी किसी को भी कभी भी पेमेंट कर सकता है, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक को। जब ये सिस्टम ला रहे थे तब बैंकों का बड़ा ऑब्जेक्शन था कि इससे हमारा काम खत्म हो जाएगा। जबकि आप देखिए कि फोन पे से जब हम पेमेंट करते हैं, किसी भी बैंक के अकाउंट में, किसी भी बैंक के अकाउंट से पैसा चला जाता है, तो बैंक को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसका काम बढ़ गया, उसके पास फंड बढ़ गया, उसके पास फंड रहने लग गया, और स्टाफ उसको डिप्लॉय नहीं करना पड़ा। बैठे बैठे टेलीफोन पे ही सारा काम बढ़ने लग गया। सेम उसी तरीके से IRDA एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रही है। उस प्लेटफॉर्म में तमाम इंश्योरेंस कंपनियां अपने आप को रजिस्टर कराएंगी। जितने ब्रोकर्स हैं वे अपने आप को वहां रजिस्टर कराएंगे। जो एजेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप को वहां रजिस्टर कराएंगे, और रजिस्टर कराने के बाद जिस पॉलिसी होल्डर के लिए वो बीमा बेचना चाहते हैं, वहीं पे वो कैलकुलेशन करेंगे, वहीं पे वो उसकी अंडरराइटिंग करेंगे, और वहीं से ऑनलाइन ही 3 से 4 मिनट के अंदर पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। इसका मतलब एजेंट का रोल खत्म नहीं हो रहा है, एजेंट का रोल फिर भी रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिसी होल्डर डायरेक्ट जाकर के भी वहां से सेलेक्ट कर सकता है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में आजकल ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट बाई करते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू बाई करते हैं, या किसी जो IMF का जो मेंबर है उसके थ्रू करते हैं,
तो दोनों ऑप्शन वहां भी रहेंगे। ऑनलाइन डायरेक्ट भी परचेज कर सकेगा बीमा सुगम के थ्रू। इससे बीमा सुगम का सबसे बड़ा फायदा होगा सर्विसेज में। कोई भी पॉलिसी होल्डर का अगर हमें एड्रेस चेंज करना होता है तो आज हमको ब्रांच में संपर्क करना होता है, कोई नॉमिनेशन चेंज करना होता है तो वहां संपर्क करना होता है। उसके बाद आप के द्वारा करी हुई पॉलिसी का आप ऑनलाइन बीमा सुगम के थ्रू एड्रेस चेंज कर सकेंगे, नॉमिनेशन चेंज कर सकेंगे। सबसे बड़ा ये होगा कि अगर आपने किसी पॉलिसी में एड्रेस चेंज किया, वहां सब कुछ होगा आधार कार्ड के बेस पर। जैसे ही आप LIC की किसी पॉलिसी में एड्रेस चेंज करेंगे, उस व्यक्ति ने अगर ICICI में भी कोई पॉलिसी ली हुई है तो वो उससे ऑप्शन लेगा कि क्या आप उसमें भी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। यदि वो करेगा यस, तो ऑटोमेटिक जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों में एड्रेस डला हुआ है, पॉलिसियां ली हुई है, वहां सब जगह वो एड्रेस चेंज हो जाएगा। यानी एक ही क्लिक पे, एक ही बार में सारी कंपनियों में जितनी पॉलिसियां उसने ली हुई वहां हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा क्लेम सर्विस के समय। जब कोई क्लेम आएगा, मैंने कोई पॉलिसी करी, मेरे बाद में राजेश चेतन भाई ने भी कोई पॉलिसी कर रखी है या सुनील जी ने भी कर रखी है, या उसी व्यक्ति ने ICICI प्रूडेंशियल से या मैक्स से कहीं से पॉलिसी ले रखी है। जैसे ही मैं किसी इंश्योर्ड का डेथ रजिस्टर्ड करूंगा, डेथ रजिस्टर्ड करने के साथ ही जितनी भी LIC में उसकी पॉलिसियां चल रही है किसी भी ब्रांच में, उन सब में ऑटोमेटिक वहां डेथ रजिस्टर्ड हो जाएगी। और सेम टाइम पे जितनी और प्राइवेट कंपनियों में उस आधार कार्ड के बेस पे लिंक करके अगर कोई पॉलिसियां ली हुई है तो वो तमाम पॉलिसियां वहां डेथ रजिस्टर हो जाएगी और क्लेम प्रोसेस का अपनी अपनी कंपनियों को अलर्ट आ जाएगा और वो फिर उसके साथ उसका क्लेम प्रोसेस करेंगे। उससे होगा ये कि हम कई बार देखते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर के डेथ क्लेम हुआ, हमने अपनी पॉलिसी का क्लेम दिला दिया, जो पॉलिसी हमारी की नॉलेज में नहीं थी उसका पेमेंट रह गया। अभी भी मेरे साथ हुआ है एक क्लाइंट का, तो उसकी डेथ हो गई, हमने अपनी पॉलिसियों का क्लेम दिला दिया, एक कोई सिंगल पॉलिसी उसने किसी और एजेंट से ले रखी थी, अब उसकी मैच्योरिटी के टाइम उसके बाद नोटिस पहुंचा, पार्टी की तो डेथ हो चुकी, उसके नाम से जो अकाउंट था वो सब कुछ खत्म हो गया, अब उसको दोबारा से सारा प्रोसेस उसको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बेनिफिट होगा। इस पोर्टल में हम अभिकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, ग्रीवेंसेस के लिए उन्होंने एक इसमें विंडो रखी है कि किसी भी एजेंट को अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत होती है खुद की अपनी एजेंसी से संबंधित, तो वो सिर्फ LIC की ब्रांच को ही करता रहता है, वहां कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ उसके लिए एक कंप्लेंट विंडो होगी, जैसे ही वो उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करेगा उसका अलर्ट IRDA में भी रहेगा, बीमा सुगम का जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी रहेगा और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तक जो उनके इंचार्ज हैं उनके पास भी वो मैसेज पहुंचेगा। तो उस एजेंट की कंप्लेंट के रिजोल्यूशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस सुगम से ये बदलाव अभी होने वाले हैं और ये जो टेंटेटिव डेट है वो 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। इसके साथ IRDA एक नया काम और करने जा रहा है कि विस्तार के रूप में उसने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि जल्दी से जल्दी वो एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट लाए जिसमें लाइफ कवर भी हो, उसका व्हीकल कवर भी हो, उसकी प्रॉपर्टी कवर भी हो, जो मकान है उसका या कोई झोपड़ा है या उसकी कोई ट्रैक्टर है, उसके बाकी के सामान है, उन सबको कवर करते हुए एक कॉमन पॉलिसी बनानी है। और इसी के लिए IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक नया रेगुलेशन बहुत जल्दी लाने वाली है। कंपोजिट लाइसेंस का तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ओपन होगा कि वे लाइफ, जनरल और हेल्थ तीनों का काम करेंगे। तो उसके लिए LIC को भी जनरल इंश्योरेंस का काम करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे भी यूनाइटेड और नेशनल और ओरिएंटल को LIC को देने का प्लान बना चुकी है और जल्दी शायद उस पर भी काम होगा। तो जनरल इंश्योरेंस का काम भी तमाम इंश्योरेंस लाइफ कंपनियां करेगी और जनरल वाली लाइफ का भी काम करने वाली है। इस सब से हम लोगों को बेनिफिट ये होगा कि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और इसके लिए आवश्यक है कि एजेंट रेगुलेशन में अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलेशन जो 2016 है उसमें बदलाव किया जाए। इसके लिए IRDA ने कैम्स को अपना कंसल्टेंट अपॉइंट किया और कैम्स में इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लाइफ, जनरल और हेल्थ इन तीनों कंपनियों के से ओपिनियन लें और साथ में जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं,
एजेंट्स, उनके ब्रोकर्स, इनके साथ भी डिस्कशन करें। तो कैम्प्स ने एक सब कमेटी बनाई जिसमें लाइफ काउंसिल, जनरल काउंसिल, ब्रोकर्स एसोसिएशन और एजेंट्स फेडरेशन, इनको इनवाइट किया। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूं और 2 महीने तक हमारे कई मीटिंग्स के बाद हमने एजेंट अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 2016 में कई बदलाव हमने उसमें किए हैं और वो सुझाव हमने भेज दिए हैं। वो जल्दी ही उसका ड्राफ्ट आपके सामने आने वाला है। उसमें सबसे बड़ा काम हमने जो मांगा है, एजुकेशन तो वही मिनिमम 10th रखी है, लेकिन एग्जाम अथॉरिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ही एग्जाम ऑपरेट करेगी और इंश्योरेंस कंपनी ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करेगी। अभी तक ये होता था, इंश्योरेंस एजेंट जब हम अपॉइंट करते थे तो ट्रेनिंग और टेस्ट का काम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास होता था और वहां बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग और एग्जाम, ये काम पहले की तरह इंश्योरेंस कंपनीज को ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा एजेंट रिक्रूट हो सके। लेकिन इसका पूरा ऑथेंटिसिटी रखने के लिए उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी के साथ ही सीसीटीवी के सामने ही उसका एग्जाम होगा, तो वो जो फर्जीवाड़े का डर जो हमें लगता है वो नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस नए रेगुलेशन में अभी तक ये था कि एक एजेंट एक लाइफ, एक जनरल, एक हेल्थ का ही काम कर सकता था। तमाम 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने, ब्रोकर्स एसोसिएशन ने और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने इस ओपिनियन को स्वीकार किया है कि एक एजेंट को एक से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस लेने की परमिशन मिलनी चाहिए। उसमें सिर्फ LIC ऑफ इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। हालांकि हमने उनको काफी ऑब्जेक्ट किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनको समझाया भी है कि इससे LIC अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। LIC का कहना था कि हम लोगों ने एजेंट को ट्रेंड किया है, एजेंट वो हमारी प्रॉपर्टी है। उन जो ईडी मार्केटिंग ने जो लेटर दिया था वो बहुत ही शेमफुल था। उसमें उन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी माना है और उन्होंने माना कि 20,000 डेवलपमेंट अफसर्स की दिन रात की मेहनत से हम डेवलप किए गए हैं। वो इसमें CLIA को तो बिल्कुल भूल गए हैं। खैर, वो हमारा अलग मुद्दा है, हमने उनका विरोध किया है और LIC को इसमें पछतावा भी होना है, क्योंकि अगर जनरल इंश्योरेंस का काम का लाइसेंस उनको मिलेगा तो जनरल इंश्योरेंस एजेंट वो कहाँ से लाएंगे? वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 12 लाख एजेंट हैं, उसमें 8 लाख एजेंट हमारे साथ जनरल इंश्योरेंस का काम कम से कम करेंगे। हमने सुधाकरण से कहा कि आप ये गलत सोचते हैं। आप जिन लोगों के भरोसे सोच रहे हैं कि हमारे साथ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी यूनाइटेड का एजेंट हूँ, दूसरे लोग भी दूसरी कंपनियों के एजेंट हैं, तो वो हमको जब तक मल्टीपल कंपनियों के लाइसेंस की परमिशन नहीं मिलेगी, कैसे हम उनका लाइसेंस ले पाएंगे? तो वो कहते हैं फिर हम सोचेंगे। मतलब LIC का हेलो कुलदीप जी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आगे लग रहा है। हाँ, उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सर? आ रही है सर, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रही है सर, बोलिए। तो उसमें IRDA को हमने जो सुझाव दिया है मल्टीपल लाइसेंस का, और मैं समझता हूँ कि 100% ये होगा ही होगा। ये होने के बाद हमारे एजेंट्स के लिए बेनिफिट बढ़ेगा। हमारे कुछ लीडर्स का कहना था कि हमको LIC बहुत बेनिफिट दे रही है, क्लब मेंबरशिप है हमारी, वो चली जाएगी। हालांकि हम एज एजेंट्स फेडरेशन लीडर होने के नाते मेरा ही कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने पहले काम किया, उनकी ये सोच गलत थी कि LIC हमको क्लब मेंबरशिप का पैसा दे रही है और दे रही है। नहीं, LIC हमारे को कुछ भी नहीं दे रही है। जो देना है वो बहुत मामूली सा है, उससे ज्यादा बेनिफिट वो अपने एम्प्लॉइज को दे रही है। ABM, BM, HDM और इनको सबको इतने इंसेंटिव है हमारे काम पे। तो अगर कुलदीप सर का सिग्नल टूट गया है। जितेंद्र जी, जितेंद्र बोलिए जी। आवाज चली गई है, क्या हुआ? हाँ जी, चली गई सर।
नेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वही प्रॉब्लम लग रही है, नेटवर्क बार बार इनका आ रहा है जा रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ कुलदीप जी के एंड पर है क्या हमारे हाँ। एंड पर है? कुलदीप जी के एंड पे उनको ये कहा जाए कि दोबारा से ज्वाइन कर लें। ज्वाइन है अभी। अनम्यूट करो सर, अपने आप को अनम्यूट करो कुलदीप सर, अनम्यूट करो। हाँ सॉरी वो मेरा नेट से यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, बच्चों ने उधर गेट बंद कर दिया था इसलिए नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं समझता हूँ शायद मेरी अभी बंद हुआ होगा, ज्यादा देर थोड़ी हुई है सर। नहीं, आप ज्यादा देर नहीं हुए, केवल 20 सेकंड, हाँ। केवल 20 सेकंड बंद हुआ है। हाँ तो फिर मैं मैक्सिमम चीजें तो आप लोगों ने सुनी रही हैं कि अभी IRDA जो नया रेगुलेशन 2016 की जगह 2023 ला रही है, वो हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कैंप्स को, और कैंप्स ने रिपोर्ट IRDA को भेज दी है। अभी 26 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मल्टीपल एजेंसी का जो प्रोविजन है वो हम करवा लेंगे। साथ में हमने IRDA से एक रिक्वेस्ट की है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर आपने दे रखा है 2017 का, उसमें मिनिमम की कंडीशन नहीं डाल रखी है। इंश्योरेंस कंपनी IRDA ने तो कह दिया कि आप इनको 10% रिन्यूअल कमीशन दीजिए, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि आप इनको मिनिमम 6% दीजिए या 5% दीजिए। LIC कहीं तो 3% देती है, कहीं 3.5% देती है, कई कंपनियां बहुत कम करती है। सिंगल में भी उन्होंने 2% की लिमिट है, लेकिन इंसेंटिव को मिला करके 6% तक देने के IRDA ने प्रोविजन कर रखा है। अभी जो नया रेगुलेशन आया उसमें भी उन्होंने बढ़ाया है। तो हम मिनिमम की कंडीशन भी IRDA से चाहते हैं कि वो कमीशन स्ट्रक्चर में ये डलवा दे। अभी नए बदलाव IRDA जो विस्तार के रूप में करना चाहती है, उसमें उन्होंने सॉल्वेंसी मार्जिन के सिस्टम को बदलने की बात की है। सॉल्वेंसी मार्जिन अभी 150% जो है वो सॉल्वेंसी मार्जिन रखना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि सेगमेंट वाइज किया जाए, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट में क्लेम आते हैं, मोटर व्हीकल में क्लेम आते हैं, लेकिन बहुत से सेगमेंट ऐसे हैं जहां क्लेम बहुत कम आते हैं, पर वहां भी उस पॉलिसी के लिए उनको 150% तक का सॉल्वेंसी मार्जिन रखना होता है। IRDA का कहना है कि हम सेगमेंट वाइज इस प्रोडक्ट के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन इतना, इसके लिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो कम करना चाहते हैं। इससे कंपनीज के पास फंडिंग ज्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी उनको मिल जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपना विस्तार कर पाएगी। पेनिट्रेशन के लिए वो एजेंट्स को ज्यादा पैसा दे पाएगी और खर्चा कर पाएगी, ऑफिसेज के लिए खर्चा कर पाएगी। तो ये भी अभी होने जा रहा है। तीसरा, एक और नया सिस्टम IRDA ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए एक अलग से इंश्योरेंस कंपनीज को वो फ्रॉड करने जा रही हैं। उसमें महिलाएं ही एजेंट होंगी, महिलाओं के ही प्रोडक्ट होंगे और महिलाएं उसको ऑपरेट करेंगी। ये भी एक नया सिस्टम बहुत जल्दी IRDA लाने जा रहा है। इससे जैसे हमने देखा बॉम्बे में कई बसेस हैं जो सिर्फ महिलाएं चलाती है, महिलाएं उसमें बैठती है, महिलाएं उसकी कंडक्टर होती है, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिलने वाला है। IRDA बहुत से नए बदलावों पे चर्चा कर रही है। धीरे धीरे वो सबसे ओपन कहती है कि आप हमको सुझाव दीजिए। हम लोगों ने भी कई सुझाव भेजे, आपको भी मैं कहूँगा अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव करवाने हैं तो 26 तारीख को हमारी मीटिंग है, उससे पहले अगर आप हमको कोई सजेशन भेजेंगे तो हम निश्चित रूप से उसको हमारी 26 तारीख की मीटिंग में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो 1 साल के अंदर तमाम पॉलिसीज को इंश्योरेंस अकाउंट में जारी करेगी। अभी ऑप्शनल है, लेकिन नई पॉलिसीज के लिए प्राइवेट कंपनियों ने तो सबने इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो ये डीमेट की तरह नहीं है, कईयों को ये गलत फहमी थी कि साहब डीमेट अकाउंट की तरह होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक ही इंश्योरेंस अकाउंट होगा, इसमें पॉलिसी जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि अगर पॉलिसी बॉन्ड कहीं भी खो जाता है तो हमें रेवेन्यू का खर्चा बहुत होता है, उसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। ये इंश्योरेंस अकाउंट में अगर पॉलिसी है तो न खोएगी ना कुछ होगा, आपको संभालने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिक जब भी आपको लोन चाहिए और चाहिए वो सारे काम उसमें हो जाएंगे, वहां से वो इसमें काम आ जाएगा, तो उसमें भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब इसके अलावा चूंकि ये मेरा सेशन ऐसा है जिसमें एक तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है,
अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस समय, इसमें करीब 41 साथी जुड़ चुके हैं, इनमें कईयों की बहुत सारी क्वेरी होगी, तो हम रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अतुल जैन साहब जी। से या जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जी जी वे अगर किसी का क्वेश्चन है तो जी, उन क्वेश्चंस पे अगर हम चर्चा करें तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बहुत अब बहुत हमारे जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी अतुल जैन जी जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपना कुछ प्रस्ताव है या कोई क्वेश्चन है वो रखे जरूर। क्योंकि मैं इसको नोट करूंगा ताकि अभी हमारी 26 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है आईआरडीए के साथ, जी तो उसमें हम रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए सर, आपने एक बहुत अच्छा सेशन कनेक्ट किया, और अभी भी हम और भी आपसे सुनना चाहेंगे कि और चेंजेस क्या है। बट जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि एलआईसी अब कुछ थोड़ा इंटरेस्टेड कम है 3 एजेंसी दिलवाने में, तो उसमें एलआईसी को तो मेरे ख्याल से फायदा होने वाला है। यदि 20 लाख एजेंट प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एलआईसी का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट, जब भी हम कभी प्राइवेट कंपनियों के लोगों से बात करते हैं तो हमें उन्हें लगता है, वो हमेशा उनका ये दर्द निकल के आता है कि यार एलआईसी के आगे कुछ नहीं कर सकते, एलआईसी का तो अपना एक नाम है। तो एलआईसी को तो उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से यदि आज 12 लाख 13 लाख, मैं जब भी सिंगापुर गया था कॉर्पोरेट कन्वेंशन में, तो 13,90,000 एडवाइजर उन्होंने बताया था कि वो एलआईसी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये 13-90 काम कर रहे हैं, और उसमें से यदि एक्चुअल में तो शायद हो सकता है 1,00,000 1.5 लाख ही काम कर रहे हो, बाकी तो वो अपने जैसे भी है वो एजेंसी पोस्ट चल रही है हमारी। हेलो लेकिन जो 20 लाख के करीब जो प्राइवेट कंपनीज के एडवाइजर हैं, उनको यदि एलआईसी की पॉलिसी बेचने का मौका मिलेगा तो एलआईसी की सेल तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मल्टीपल हो जानी चाहिए, उसमें एलआईसी को फायदा होना चाहिए। बोलिए सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मेरा ये समझना गलत है क्या? सर यही बात मैंने कही थी, और जो हमारे राजकुमार जी एमडी थे उस समय, जब रिटायर हो गए, उनसे जब जयपुर में एक बार आए थे तब मैंने उनसे कहा था कि सर आप उल्टा सोचते हैं, हमारा सोचना अलग है। ये जो बात आपने कही वही मैंने उनसे कही थी कि आज आपके पास जो 11 लाख एजेंट है, ऑन रोल 13 लाख एजेंट है, लेकिन जो डेली मतलब साल में एक भी पॉलिसी करते हैं तो वो एक्टिव कहलाते हैं, वो 11 लाख एजेंट हैं, जबकि 21 लाख एजेंट प्राइवेट कंपनीज के पास हैं। जब मल्टीपल का परमिशन मिलेगी तो आपके 11 लाख एजेंटों में से सारे के सारे 11 लाख एजेंट अगर जाएंगे तो कोई टाटा में जाएगा, कोई मैक्स में जाएगा, कोई रिलायंस में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। लेकिन ये जो 21 लाख प्राइवेट कंपनीज के एजेंट हैं, वो कुछ भी कर ले 100% एजेंट एक एजेंसी एलआईसी की जरूर लेगा। उसके ऑप्शन में एक एलआईसी होगी। तो आपके एजेंटों को, और आप जिन 20,000 डेवलपमेंट अफसरों की चिंता कर रहे हैं, जिन्होंने काम करने की आदत छोड़ दी, मैंने यही कहा था, जिन्होंने काम करने की आदत छोड़ दी, उनको 20 लाख एजेंटों के लिए लाइन लगा करके, और अगर वो काम शुरू करेंगे ना तो भी 20 लाख एजेंटों के फार्म नहीं भर सकेंगे वो, और उसमें कोई एग्जाम नहीं दिलाना। इतना बड़ा बेनिफिट आपको होने जा रहा है, लेकिन आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे। दूसरी चीज, उस समय बहुत तेजी से एक दबाव था कि 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का पोर्टफोलियो एलआईसी को देने जा रहे हैं वो लोग, गवर्नमेंट। अभी किसी कारणों से रुका हुआ है, लेकिन वो होगा। तो मैंने कहा जब आप जनरल इंश्योरेंस का काम आप शुरू करेंगे तो कैसे होगा? तो उनका सर आप म्यूट में चलेंगे। ये 11 लाख एजेंटों में से एक दो पॉलिसी करने वाले हैं, और उन 6 लाख में से मैं मानता हूँ कि 4 लाख एजेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं। तो ये 4 लाख जो ज्यादा काम करने वाले वो तो आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उनका रास्ता बंद कर दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर भी देखो वो किसी और के नाम से लेगा। मैंने कहा फिर वही बात है, आप क्या सोचते हो कि आपके पास काम कम हो रहा है? मैंने बहुत स्पष्ट कहा, क्योंकि वो राजकुमार जी से मेरे अच्छे फैमिली रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उनसे कहा, मैंने सर आप गलत फहमी सतीश है। कदम जी का क्वेश्चन है, वो बोलना चाहते हैं हाँ कुछ। हाँ, सतीश जी पूछिए। अनम्यूट करो अपने आप को सतीश जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, नहीं आ रही आवाज। सतीश भाई आवाज नहीं आ रही।
और एफपीआरटी से भी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? ये कौन है एफपीआरटी? मैंने किया, मैं नहीं किया। अच्छा, आप बोलो सर। आपका नाम बोलिए सर, आपका नाम सुरेश बोलिए। अरोड़ा, सुरेश अरोड़ा सुरेश जी हैं। कुमार हाँ, सुरेश अरोड़ा। जी। बोलिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी फोटो भी नहीं दिख रही। अच्छा कहीं अच्छा, एक मिनट। किचन में तो नहीं हो सर? बोले यार अरे कैसे सर दिखाऊं? नहीं। रोज की समस्या रहती है। हाँ हाँ। हाँ सर। अच्छा अरे सर जी, जी, ये आज तो का बहुत बहुत सर, बड़ी ये और सुंदर सर ये बहुत अच्छे सेशन कुक भी हैं। आपने दिया। हाँ। और मेरा एक इसमें सुझाव है हाँ कि सर। जो हमारे जो सर्विसिंग पैटर्न पे जो भी एलआईसी द्वारा चेंज किया जाता है, वो हमारा जो एजेंट्स भाई हैं उनको डायरेक्ट जो है ना कम्युनिकेशन आए, और डायरेक्ट हमारे को हमारी मेल पे चीजें आए। अब जैसे नई प्लान आ रही है, उसका सर्कुलर तो कम से कम एजेंट लोगों को आए। अगर हरेक को नहीं भेज सकते तो कम से कम क्लब मेंबर को तो एलआईसी भेजे। अब हमारे को क्या हुआ, मार्च के अंदर बहुत सारे जो लिमिट्स थी मेडिकल की, उन्होंने चेंज कर दी, और उसके बाद हमने करके भेजा, वो कहते जी इसमें तो आपका मेडिकल होगा, जबकि वो नॉन मेडिकल था। तो इस तरह से अगर कोई भी चेंज करती है एलआईसी, तो कम से कम क्लब मेंबर को डायरेक्ट जो है ना, जो मार्केटिंग के एक्टिव एजेंट हैं, उनको भेजे तो सही, सर्कुलर भेजे, चेंज भेजे, ताकि हम लोग भी जो ये रिजेक्शन होती है या क्वेरीज लगती है, उनको पहले ही सॉल्व करके एलआईसी को अच्छा काम करके दे, ताकि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एजेंट भाई के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है, अगर हम नहीं अवेयर होंगे, हम बार बार कस्टमर को टच करेंगे, कस्टमर के सामने भी हमारी रेपुटेशन खराब होती है। तो इन बातों को कंसर्न मद्देनजर रखते हुए आप ये कि जो भी चेंज आता है, जिसका एजेंट से संबंध है, वो डायरेक्ट एजेंट को उसकी मेल पे सर्कुलर लेटर ये सब आने चाहिए। ये इन चीजों के बारे में जरूर चर्चा कीजिए। हेलो जी जी, सुरेश भाई मैंने ये नोट कर लिया है। और एलआईसी के पास ऐसा बहुत इजी सिस्टम है। अभी एलआईसी ने जो 2 लाख का हमको एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर कर रखा है, उसमें एक पॉलिसी अगर आपने कर ली तो एक्टिव हैं आप। उस एक्टिव होने के नाते आपका उन्होंने अलग से एक स्टेटस बना रखा है एक्टिव एजेंट का। तो मैं आज ही उनको एक लेटर लिखूंगा कि जितने भी एक्टिव एजेंट सिस्टम है आप उसको मेल पर डाल दीजिए। कमीशन बिल भी तो आजकल हमारा मेल पे ही आता है। 100% एजेंटों के पास कमीशन बिल उसके मेल पे जाता है। तो सर्कुलर भी वो भेज सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है उनको, खाली उसको क्लिक करना है और वो जैसे उसको कमांड देंगे आ जाएगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आज ही उस पे कार्रवाई करता हूँ और लिखता हूँ। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे को पता नहीं होता, हमारे को स्पेशली ब्रांच में जाना पड़ता है, और वहां भी उनके नखरे कि जी आपको नहीं मिल सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम अपने पोर्टल से आजकल वो नाम लिखा आता है, वो भाई आपका हमारे नाम का सर्कुलर ये है, हम नहीं दे सकते आपको। अच्छा, सुगम आने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी सब। एलआईसी का आधे से ज्यादा काम सुगम पे ही होगा हमारा। नहीं, सर्कुलर वाला काम तो करवा दीजिए सर। हाँ नहीं, ये तो करवा ही देता हूँ। बाकी सुगम पे ये भी हो जाएगा। सुगम में है ये भी कि हर कंपनी का साइट जब आप खोलेंगे उनकी साइट पे, तो आपको वहां से संबंधित सारी चीजें वहां मिलेगी। ठीक है सर। अब यस सर। सतीश कदम अब जी। सतीश जी क्या सतीश जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। उनके मोबाइल का वॉल्यूम शायद उन्होंने कम कर रखा है। ये तो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप का वॉल्यूम कम है, क्योंकि म्यूट का साइन तो नहीं है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तब तक हम संजीवपुरी को मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ और मोबाइल पे। हाँ, वो कंप्यूटर का मुझे लगता है उन्होंने संजीवपुरी जी को वॉल्यूम मौका कम दो। कर। संजीवपुरी आप बोले। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना नमस्कार चाहूंगा आप सबका कि एफपीआईटी का एक ऐसा सेशन किया जो काफी कुछ लर्निंग था हमारे लिए। और डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो इंटरनल पोर्टिंग है ना, वो भी एक ऐसा इश्यू है कि बहुत सारे मेडिक्लेम के तो ऐसे क्लेम आते हैं कि जो एजेंट काम नहीं कर रहा,
पार्ट टाइम कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा, उसने सिर्फ अपनी पॉलिसी जितनी कर दी, और जो क्लाइंट है वो हो रहा है परेशान, क्योंकि उसको कोई सर्विस नहीं मिल रही, कोई जरूरत है वो नहीं दे रहा। हम लोग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग दे रहे हैं, अपनी कॉस्ट पे दे रहे हैं, पर उनको, क्लाइंट को कुछ भी सर्विस नहीं मिल रही। क्लाइंट चाहता है कि मेरा एजेंट चेंज हो जाए, बट किसी भी कंपनी में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं आ रहा, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एजेंट चेंज हो सके। और ये मेडिक्लेम में जैसे बांध के रखा हुआ है, कुछ इसके ऊपर भी आईआईडी को चाहिए, बिकॉज जनरल इंश्योरेंस में जो बाकी चीजें हैं, फायर इंश्योरेंस वगैरह है या और भी, उनमें तो एनुअल रिन्यूअल है, एजेंट चेंज हो सकता है। उसमें भी क्या होता है, चलो एक्सक्लूसिव मैंडेट के लिए चेंज हो गया, बट मेडिक्लेम में एक ऐसा इश्यू हो चुका है जिसमें हम लोग फंसे हुए, और एलआईसी में भी कुछ ऐसे काम हो चुके हैं कि जो एजेंट ने काम करना बंद कर चुका है, वो क्लाइंट को सर्विस नहीं दे रहा बिल्कुल भी। क्लाइंट चाहता है कि मेरी पॉलिसी, हम उनको सर्विस दे रहे हैं। अभी जैसे मेरे पास किसी का है, वो जी 6 पॉलिसी इनकी सरेंडर वैल्यू निकाल दो, किसी कितने लोगों की हम लोग पेमेंट कराते हैं, खुद जाके ब्रांच में जाते हैं, क्योंकि ब्रांच में जाके काम कराना अपने में टीडीएस काम है, ये सबके सब जानते हैं। अब उससे वो सारे काम हम करा रहे हैं। यही अगर क्लाइंट चाहता है कि अगर मेरा एजेंट पोर्ट हो जाए, एजेंट चेंज हो जाए, तो कुछ ऐसी फैसिलिटी आईआईडी को करनी चाहिए, कि ओपन करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ही चाहता है चेंज हो जाए सर्विस, और वो भी सर्विस इश्यूज है, क्योंकि कुछ इशू और भी हो सकते हैं कि मान लीजिए, चलिए जो हमारे और भी इशू होते हैं एलआईसी में कमीशन वाले, वो छोड़ के, बट सर्विस एक ऐसा इशू आ चुका है, और ये आई थिंक सबके सब फेस करते होंगे। मैं तो बहुत नया हूँ, आप सबके सब लोग पुराने हैं, आप सब सर्विस दे के फेस कर रहे हो कि कितनी बार हमें सर्विस ऐसी देनी पड़ रही है जो हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है। एलआईसी की भी ब्रांच में एक बार गए तो 1 घंटा गया। कुछ इसके ऊपर भी एक बार हो सके तो कुछ वर्किंग करके देखिएगा प्लीज। जी, बाकी संजीव पुरी जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए तो मैं आईआरडीए को हम लिखेंगे। वैसे अगर एजेंट, क्योंकि हम लोग, अगर हो सकता है कि हमारे पास काम ज्यादा होगा तो हमारी बात सुन लेता है, हम जिसको कहते हैं उसको पोर्ट कर देते हैं, लेकिन इसका एक रेगुलेशन बन जाए वो ज्यादा ठीक है। बाकी एलआईसी की पॉलिसीज में मैं आपको बता दूं, एक रूल है कि अगर कोई पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है और उसे यदि मेडिकल ग्राउंड पे रिवाइव कराया जाता है, तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे उसमें एजेंट चेंज हो जाता है, लेकिन एजेंट को 50% कमीशन मिलेगा। जो नया एजेंट है उसको सिंपल रिवाइवल से पहले एक एप्लीकेशन देनी है कि इस पॉलिसी होल्डर को मैं सर्विस दे रहा हूँ, और पॉलिसी होल्डर लिख के देगा हाँ मुझे इनकी सर्विसेज चाहिए, तो इमीडिएट उसका आरएफएम चढ़ गया और नया एजेंट का नाम उसमें दर्ज हो जाता है। और मैंने बहुत सारी जगह पे ये किया भी है, लेकिन कमीशन आपको 50% आता है सर। पर उसमें अगर मेडिकल ग्राउंड, मान लीजिए मेडिकल नहीं हो रहा, नॉन मेडिकल रिन्यूअल आ रहा है, हाँ, तब क्या होगा? फिर नहीं है, फिर नहीं कर रहे, फिर नहीं कर रही है। इतने सारे मैंने अभी डॉक्टरों का कराया, कितने लाखों रुपए प्रीमियम सारे डलवाए। नहीं, लेकिन आपकी बात से हम अपनी आपकी बात से मेरे को समझ में आया कि मैं इसमें लिखूंगा कि चूंकि ये रूल जब बनाया था तब मेडिकल, नॉन मेडिकल की लिमिट सिर्फ 2 लाख थी। आज नॉन मेडिकल की लिमिट 20 लाख और 40 लाख भी हो गई है, तो इसलिए इसको चेंज किया जाए। यस, आपके इस बात से अभी डॉक्टर कराया, मेरे पास ऑफिस में चेक पड़े हुए हैं। मेरे पास ऑफिस में इतने सारे चेक पड़े हुए हैं जो मैंने जाके रिवाइव करानी है। अब मैं सर्विस दिए जा रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ। अभी एक डॉक्टर है, उनको मैंने दिया, उनकी इतनी सारी पॉलिसी थी, वो यूके चले गए हैं। अब सर्विस मैं दे रहा हूँ बैठे बैठे, बस मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो वाला हाल है। सिर्फ एक नई पॉलिसी करने में। मैंने ये नोट कर लिया, मैं इस पे एलआईसी से लिखता हूँ और उस पर कोशिश करते हैं कि इसको चेंज करें, क्योंकि नॉन मेडिकल की लिमिट आपने बढ़ा दी तो उसमें एजेंट जो सर्विस देने वाला उसको नुकसान क्यों हो। यस सर, ये आईआईडी में भी होना चाहिए, मेडिक्लेम में भी ये इशू आ रहा है। मेडिक्लेम में कैसा इशू आ रहा है कि सर्विस नहीं दे रहे। मैंने कितने लोगों की ब्रांच में, जैसे आईसीसी या कई जगह जाके पॉलिसी दोबारा रिवाइव सर्विस करा रहे हैं, एजेंट कस्टमर फंसा हुआ है, उसको कोई, अतुल जी को मैंने इतनी बार डिस्टर्ब करता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि सर क्लेम पास करा दीजिए, क्लेम का स्टेटस कर दिया। अतुल जी को पता है इस बारे में, अतुल जी को कितनी बार डिस्टर्ब किया मैंने उनको, बस क्यों है जी, एजेंट है ही नहीं, नाम के लिए एजेंट है, वो सोया हुआ है। मैं इस पे लिखता हूँ। बाकी आईआरडीए कहता है कि हम इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करते कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है। हाँ, वो परमिट अगर करती हैं कि कोई भी एजेंट को पोर्ट किया जा सकता है तो वो फिर सबके लिए होगा। उसमें ये आईआरडीए कहेगा कि फिर इसमें रोज जो है एजेंट पोर्ट का प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एजेंट सर्विस नहीं दे रहा उसकी कोई परिभाषा कोई डिसाइड करनी होगी कि भाई इस एजेंट को आप इनएक्टिव कहेंगे, पूरे साल में इतनी पॉलिसी से कम करता है तो फिर बाद में बाकी के नुकसान भी होने की संभावना बनती है सर। इसलिए फिर भी मैं इस पे देखता हूँ क्या कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब
सतीश कदम जी, सतीश कदम को अनम्यूट करें। यस प्लीज। बोलिए साहब, नमस्कार और सभी गुरुजनों को नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा नमस्कार। सवाल है सर। सवाल ये है सर कि आज सर रिबेट ना आज बीमा क्षेत्र में कोड जैसा हो गया सर, और पूरा समाज इस बारे में जानता है। तो क्या IRDA इस बारे में नहीं जानता या जान करके आंखें बंद करके बैठा है? क्या ऐसा कोई पोर्टल में मिल सकता है जिसमें रिबेट की कोई हमने मतलब कोई कॉल रिकॉर्ड कर लिया उसकी सामने वाले से कि हाँ वो रिबेट देता है, और हम उस पे उस कॉल को छोड़ दें? ऐसा कोई पोर्टल हो जिसमें वीडियो हो या हम ऑडियो छोड़ दें और उस पे IRDA क्रॉस चेक करे, जैसे एक हनी ट्रैप करके होता है, गलत वर्ड है, ऐसा ही IRDA उसको क्रॉस चेक कर ले कॉल के थ्रू कि हाँ ये आदमी तो भैया रिबेट देता है, और इस तरीके से फिर उस पर कार्रवाई हो पाए सर। सर इस तरीके से ना प्रोफेशनल जो लोग जो काम करने के लिए क्षेत्र में आए हैं ना, उनको बहुत डिमोटिवेट होता है। क्योंकि सर मैं जो कस्टमर कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था ना, मैंने उसको जगाया, मैंने उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया, और जब वो जाग गया तो उसको आशीर्वाद ना एक ऐसे आदमी को दिया जो इस क्षेत्र के लायक ही नहीं है, वो प्रोफेशनल ही नहीं है, वो तो रिबेट दे करके काम करना चाहता है। तो क्या सर ये ऐसा कुछ मिल सकता है क्या हमें? पर ये कंपनी लेवल पे नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि कंपनी को तो पूरा धंधा मिल जाता है, उसको तो रिबेट में आया कैसे भी आया, उसको तो इस वाले एजेंट से आया, उस वाले एजेंट से आया, कंपनी को पूरा वो मिल जाता है। पर ये कंपनी लेवल पे नहीं हो पाएगा सर, इसको अलग से अगर कोई IRDA या इस तरह का कोई एक्शन हो उस पर हो पाए। सॉफ्ट इस तरीके से हो सकता है कि इस पर हम ऑडियो छोड़ दें और वो अपने लेवल पे क्रॉस चेक कर ले, ऑडियो या वीडियो। सतीश जी, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 41 में ये क्लियर कट अमेंडमेंट किया हुआ है, और हमारे हर पॉलिसी जो हम 300 नंबर का फॉर्म भरते हैं ना सर, उसमें पीछे देखिएगा क्लॉज 41 लिखा हुआ है, कमीशन देकर के बीमा करना अपराध है, और ये प्रूव होने पर 10 लाख रुपीस तक पेनल्टी उस पर इम्पोज की जा सकती है। सर मेरा सिंपल सवाल ये है कि उसको आपको सॉरी हाँ, आप साबित कर सकते हैं। आपको अगर ये प्रूफ है आपके पास कि ये देखिए ऑडियो है, इसने मुझसे लिया, मैंने ये तो कहा सर वो कि कहाँ इस पे डाल एक्ट सकते हैं? के IRDA को डालिए, इंश्योरेंस कंपनी को डालिए, इमीडिएट उसकी एजेंसी टर्मिनेट होगी और उसके ऊपर 10 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी। और वो केस अगर आपने पहले प्रूव कर दिया कि ये प्रपोजल आपने पहले भरा था या कन्विंस किया था और उसने कमीशन के बेस उठाया, मैंने BOC चेंज करवा के अपने नाम से पॉलिसी को कन्वर्ट कराया है। सर मेरे पास ऐसी पहले 50 रिकॉर्डिंग है जिसमें पहले पेनल्टी 500 रुपया थी, उसको बाद में IRDA ने इसको चेंज करके एक्ट में 1 लाख रुपया किया, और अब ये 10 लाख रुपया है। पार्लियामेंट से एक्ट पास है, सेक्शन 41 हमारे पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म है उस पर लिखा हुआ है। जी आप उसको देख सकते हैं। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सर ये सब हम लोग भी पार्टी को पढ़वाते और बोलते हैं सर आपके पास तो 10 लाख होंगे, मेरे पास तो 10 लाख नहीं है सर। तो सर समझिए प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल इस तरीके से हम सब कुछ पढ़ाते, बाकायदा उसको फॉर्म भी दिखाते हैं कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप समाज से करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं कि समाज से करप्शन हो, और आज आप खुद करप्शन का हिस्सा बनना चाह रहे हो। तो सर आप फिर इस तरह हम सभी तरीके से उसको ये फॉर्म दिखाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। हमको लगता है कहाँ कंप्लेंट करें, क्या करें, ऐसा कोई IRDA की वेबसाइट पे हमें मिल जाए ना जहाँ पे हम IRDA, हाँ, छोटी सी तो बात है, आप IRDA पे कर सकते हैं। बटन ही तो बनाना है, एक बटन ही तो आप बनाना है IRDA पे कर IRDA सकते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर आप वहाँ पे एक IRDA बटन बना दें यहाँ पे ऑडियो छोड़ दें। आप IRDA के ग्रीवेंस सेल में कर सकते हैं, और जो बीमा सुगम आ रहा है उसमें बाकायदा अलग से ही इसके लिए प्लेटफॉर्म रखा है ग्रीवेंसेस का। आप IRDA को कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को आप सर इमीडिएट इसको जैसे कि कस्टमर के लिए सुगम बनाया गया, एजेंट के लिए भी सुगम बना दे सर, कि ले भैया यहाँ पे सुगम एजेंट के लिए भी है सर, वहाँ पे सुगम एजेंट के लिए भी है, उसमें एजेंट भी ना एजेंट को भी एनरोल बहुत करना लंबा है। होगा। हम खाली मेरा सिर्फ इतना रोल रह जाए कि मैं उधर वीडियो छोड़ दूं, अब IRDA क्रॉस चेक कर ले, सिर्फ वो जैसे एक सिंपल सा वर्ड, मैं गंदा वर्ड बोलता हूँ हनी ट्रैप, उस तरीके से एक और IRDA अपनी तरफ से कॉल कर ले, क्रॉस चेक कर ले और कार्रवाई कर दे। करेगी सर, आप कंप्लेंट कीजिए, 100% उस पर एक्शन। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ग्रीवेंस में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने धंधे पे असर आएगा, क्योंकि मैं उससे फिर वो लड़ाई में उलझ जाऊंगा कि वो फिर मेरे से कुछ सबूत मांगेंगे, मैं उधर देखिए अब दूंगा, ये फिर तो ये चलता रहेगा। नहीं, ये तो नहीं फिर मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास 50 मेरे पास अभी मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर क्या हो रहा है, मैंने प्रपोजल टाइप किया, नंबर लग गया, पॉलिसी पास भी हो गई, फाइनली उसने बोला भाई साहब चेक होल्ड कर दो। क्यों? फाइनल बोलता है देखो मैं आपसे इतने देर से मैं बोल नहीं पा रहा था, शर्मा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो जो हमारे यहाँ जो मिश्रा जी आते हैं ना, वो तो पहला प्रीमियम छोड़ देते हैं। फिर हमने बोला जी ठीक है जी, आप ये बात हमें पहले बोल देते, हम तो आपको तरीके से बना रहे थे कि जी अरे नहीं सर ऐसे वैसे, और अब आप फाइनल बोल रहे हो कि जी आपको हमको तो रिबेट चाहिए, तो आप बोल देते आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हम अलग चले जाते। और जब 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम हाथ से आता है ना, बहुत दुख होता है सर।
हाँ तो सतीश जी आप एक काम कीजिए, आपका वो प्रपोजल नंबर है ना आपके पास जो आपने सर सबमिट किया नंबर था? लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हाँ हैं। नंबर लगे। सर आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको उसका कमीशन और सब कुछ मिलेगा, कोड आपके में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अपना प्रपोजल नंबर देना है, उसका जो नया पॉलिसी हुई है वो चेक अब सर नया, वो नया मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो सर कौन वो से तो मिश्रा जी हैं जो उनको रिबेट देते हैं? नहीं, उन्होंने कोई तो, आप उससे दोस्त, उस पॉलिसी होल्डर से दुश्मनी मत करो, उसके बाद जाओ भाई साहब मैं आपकी वो पॉलिसी पढ़ लूं, हो सकता है उसने कुछ कमी नहीं रह गई हो, अभी आप सुधार सकते हो, बस ये कह के उसे पॉलिसी नंबर ले लीजिएगा। सर मिल अपने जाएगा यहाँ सर, मिल जाएगा। उन्होंने एक प्रोविजन 80,000 है, की पॉलिसी उनसे करा रखी है। नहीं चलो बाद में नेक्स्ट, कराई ना आपके प्रपोजल के बाद। चलो सतीश जी ठीक है, मतलब लंबी डिस्कशन होगी अभी। इसके आप मेरे से और बात, हैं आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, मैं आपको जी बता जी दूंगा, जी और जी वो सर, जी एजेंट सर, हमेशा के लिए सुधर जाएगा। जी एसके नायक जी Yes, अपना sir. क्वेश्चन करिए। एनी अदर? सुनील भैया समय हो गया है, 9 बज गए हैं। एक नायक काम साहब करें, कुछ पूछ रहे हैं, सर ये नायक साहब नायक कुछ जी पूछ का रहे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे अपना आज का गाइड करते हैं। नायक जी अनम्यूट करिए अपने आपको। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नायक जी। हाँ जी जी जी, डॉक्टर साहब मैं ये बात कर रहा था कि जो फेडरेशन की बात आती है, फेडरेशन में एक चीज है कि अब पीछे बात हुई थी किसी से, IIDM है वो, उन्होंने बोला कि आपकी जो फेडरेशन की मांगे होती है, पहले तो वो 3 फेडरेशन है जो LIC के हैं वो, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि तीनों का बात होता है तो तीनों की बात रखने के लिए राजी नहीं होते हैं वो, कुछ चीज कारण की वजह से। अब हम एजेंट हैं, वो तीनों के चक्कर हम पीस जाते हैं, जो हमारा भला होने वाला वो भला नहीं होता है। तो अभी पीछे बात ये हुआ था कि आप तीनों अकेले हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, लेकिन फिर उनमें झगड़ा हो गया, वो फिर अलग हो गए। अब इसी चीज को लेके इसका सोल्यूशन क्या है? नायक जी अभी इन तीनों ग्रुप को मिलाकर के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, और उसी जॉइंट एक्शन कमेटी में ही IRD बुला रहा है। हम लोग अभी उस जॉइंट एक्शन कमेटी में तो जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअली हम अपना अपना घर चला रहे हैं, अपना अपना सब कुछ चला रहे हैं, मान लिया, लेकिन एजेंट्स के एजुकेशन के लिए सरकार, LIC और IRDA के प्लेटफॉर्म पे हम लोग तीनों एक हैं, और जैक के नाम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और जैक को ही वो बुला रहे हैं। यस सर। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बोले सर आज के सेशन के लिए, काफी इंफॉर्मेशन आपने दी, और मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग आज हमारे इस उस पर जुड़े हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा, और क्योंकि आप एजेंट कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं आपको काफी सालों से जानता हूं, बहुत सालों से आपका। विनोद गोयल जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस आपसे म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आपको हम बहुत सालों से जानते हैं और आप हमेशा एजेंट के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो भगवान आपको और अच्छे से ताकत दे, और हम सब लोगों के बेनिफिट की, एजेंट्स के लोगों की के लिए काम करने के लिए आपको और प्रोत्साहित करते रहे। जब भी हमें आगे फिर आपका टाइम मिलेगा, हम आपसे और नई नई चीजों के लिए आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। इसी तरीके से आप हमारे को हेल्प करते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है कि जब भी हम FPRT परिवार आपको याद करता है, आप हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि काम आपके पास भी बहुत ज्यादा है, ये हमें मालूम है अच्छे तरीके से। उस अपने काम के साथ साथ सारी पूरे हिंदुस्तान के एजेंट्स के वेलफेयर के लिए सोचना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है जो आप सोचते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। FPRT परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैन साहब मैं एक आप इस प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे हैं वे लोग IRDA की इस वेबसाइट को महीने में कम से कम एक बार अवश्य देखें, और उसमें भी रेगुलेशन और सर्कुलर्स का एक विंडो है, उसको क्लिक करके एजेंट से संबंधित जो है उसको पढ़िए। ये जो मैंने बातें की है सारे के सारे ड्राफ्ट उसमें रखे हुए हैं, उस पर उन्होंने सजेशन मांगे थे, और ये ड्राफ्ट ही जो भी आता है नया रेगुलेशन उसका पहले ड्राफ्ट वो लॉन्च करते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन हमारा एजेंट उसको पढ़ नहीं पाता, लॉन्च होने के बाद में उसको पता चलता है ऐसा हुआ है, तो कृपया उसको जरूर देखा करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए सबको अनम्यूट करके जरा